Good morning. Namaskar. I welcome you all on my YouTube channel डॉक्टर सितेंद्र मलिक और स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफिकल थॉट के एक और टॉपिक के डिस्कशन में। देखिए कई तरह की जो डायक्टमी है, ड्यूलिज्म है, वो ज्योग्राफी में देखने को मिला है। पहले अगर हम बात करें तो फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी का एक ड्यूलिज्म है, रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक ज्योग्राफी का एक ड्यूलिज्म है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का एक ड्यूलिज्म जो है वो देखने को मिलता है, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म जो है वो भी देखने को मिलता है। तो इन्हीं सभी ड्यूलिज्म की जो सीरीज है, इसी में से एक टॉपिक जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट ड्यूलिज्म है, जिसकी अगर बात करी जाए दो अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच सिस्टमैटिक अप्रोच है, एक अप्रोच जो है वो रीजनल अप्रोच है। एक अप्रोच ज्योग्राफी को साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करती है जो इसको एनालिटिकल बनाती है, एक ऐसी अप्रोच है जो ज्योग्राफी को डिस्क्रिप्टिव बनाती है, रीजन्स के ऊपर फोकस करती है। तो क्या ज्योग्राफी में वास्तव में ही ये एक ड्यूअलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है कि ज्योग्राफी को हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहें, रीजनल ज्योग्राफी कहें, या फिर ये दोनों की दोनों अप्रोच जो है वो असल में जो ज्योग्राफिकल स्टडीज हैं उन ज्योग्राफिकल स्टडीज का जो बेस है वो प्रोवाइड करती हैं। इसी को लेकर हमारा जो ये डिस्कशन है आज इस लेक्चर में वो रहेगा। तो इससे पहले कि लेक्चर हम शुरू करें, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन अगर वो लाल रंग में हाईलाइटेड है तो आप प्लीज उसको दबा दीजिए, वहां पे सब्सक्राइब आ जाएगा और वो ब्लैक कलर में हो जाएगा और सामने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन द डायक्टमी इन ज्योग्राफी, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल। देखिए अगर हम एक इंट्रोडक्टरी तौर पर लेकर चले तो जो टर्म है जनरल ज्योग्राफी या फिर इस ज्योग्राफी को हम यूनिवर्सल ज्योग्राफी का भी नाम देते हैं। देखिए जनरल की बात करी जाए कि समथिंग दैट बेसिकली फोकस ऑन जनरलाइजेशन ऑफ द थिंग्स, जनरलाइजेशन ऑफ द फिनोमिना, that if this law is applying at this particular place, the similar applicability of this law will be at another place. That will be called a general sciences. Universal sciences that deals with the universal, all the laws, all the theories, all the methodologies that are adopted by that science, they are universal in nature. And if we talk about these two things, general geography and universal geography, they are basically a synonymous to the systematic geography. एक systematic approach की अगर हम बात करते हैं, systematic geography की अगर हम बात करते हैं तो सही मायने में जो है जनरल ज्योग्राफी या यूनिवर्सल ज्योग्राफी उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पेशल ज्योग्राफी की, स्पेशल्स मीन्स it is special, it is focusing on a special type of phenomena. Specific geography, it is specific in nature, it is not working on some general rules, it is not working on generalization or universalization, but it is working on specifications, it is working on speciality। और ज्योग्राफी में अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ज्योग्राफिकल जो स्टडीज हैं उनमें स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली अप्लाइड और वर्क इन केस ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। इन रीजनल केसेस व्हेन वी आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ प्लेसेस, व्हेन वी आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टडी ऑफ एरियाज, in that particular case our approach is called regional and the geography that we are working there is called regional geography।
और इन दो टर्म की देखिए बात अगर हम करें कहां से ये आई, क्योंकि ज्योग्राफी में ऐसी कोई चीज तो रेनेसा पीरियड तक भी और एज ऑफ डिस्कवरी तक देखने को नहीं मिल रही थी। ज्योग्राफी में लोग स्टडी कर रहे थे और अलग जो मेथड थे उनके डिस्क्रिप्टिव मेथड था और डिस्क्रिप्शंस जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे जिन जिन एरियाज की वो विजिट करते थे। लेकिन ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में अगर हम देखें और टाइम हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बर्थलोम कैक्टरमैन 1617 में पहली बार इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जनरल ज्योग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफी, पहली बार ये जो दो वर्ड है वो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में, ज्योग्राफिकल थॉट की डेवलपमेंट में 1617 में अस्तित्व में आते हैं और एक डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होता है कि ये जनरल ज्योग्राफी है या रीजनल ज्योग्राफी है। ऐसा डिस्कशन जो है वो स्टार्ट होता है और सिस्टमेटिक अप्रोच क्या कहती है, क्या यूनिवर्सलाइजेशन या यूनिवर्सल ज्योग्राफी क्या है, ये क्या चीज पे फोकस करती है, क्या कहती है। ये अप्रोच कहती है, ये फेवर करती है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। एक कोई भी तत्व उसका पृथ्वी के धरातल पे जो वितरण पाया जाता है उस वितरण का जो अध्ययन है वो सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन की हम बात करें तो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ सरफेस। देखिए सिमिलर तो नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है, कंसंट्रेटेड है कुछ एरियाज। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ए एलिमेंट फॉर स्टडी व्हिच इज पॉपुलेशन and we are analyzing, we are studying the distribution of this population on earth surface. So such type of approach when we are using, that approach is called systematic approach. टेम्परेचर की हम बात करते हैं, टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अर्थ सरफेस पे, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अर्थ सरफेस पे। जब आप एक एलिमेंट और उस एलिमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सरफेस पे उस पे जब हमारा फोकस होता है तो जो स्टडी में हमने अप्रोच को यूज किया है, जिस मेथड को यूज किया है वो सिस्टमेटिक है। ऑन द अदर हैंड व्हाट रीजनल ज्योग्राफी एम्फसाइजेस, रीजनल ज्योग्राफी एम्फसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ रीजनल डिफरेंसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मैंने बात करी पॉपुलेशन की, मैंने बात करी प्रेसिपिटेशन की, मैंने बात करी टेम्परेचर। तो जब हम वर्ल्ड पे के डिस्ट्रीब्यूशन पे कि दुनिया में पूरी पृथ्वी के ऊपर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का पाया जाता है, मीन्स आई हैव टेकन द अर्थ सरफेस एंड व्हाट आई एम डूइंग द एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट टेम्परेचर। देन व्हाट आई विल से दिस इज द एरिया where high temperature is observed, सारा साल तापमान ऊंचा रहता है। This is the area of moderate temperature and this is the area of lower temperature. My approach is I have taken one element and I have analyzed the distribution, I have studied the distribution of that element on the surface of the earth. My approach was systematic, but in regional approach, in regional geography what we do, we focus on differentiation between these three areas. Why? We analyze the factor that are responsible or that are resulting or that are reflecting the difference between these 1, 2 and 3 areas. Why temperature is higher in this zone 1, why it is moderate in zone 2, why it is lowest in zone 3. In that case, when we are analyzing on one way zone number 1, then we focus on zone number 2 and then we focus on zone number 3. So what we are doing, the entire earth surface has been divided into certain regions and we are analyzing the elements that compose that region, जिसने उस क्षेत्र को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड की है
उस पे हमारा फोकस है. सो दिस इज व्हाट वी डू इन रीजनल ज्योग्राफी. इट वाज बर्नार्ड वॉरेनिस इन 17th सेंचुरी जिन्होंने पहली बार एक किताब के रूप में अपने व्यूज प्रेजेंट करे सिस्टमैटिक और रीजनल ज्योग्राफी. सिस्टमैटिक ज्योग्राफी क्या करती है, रीजनल ज्योग्राफी क्या करती है, कैसे दोनों का सब्जेक्ट मैटर एक दूसरे से अलग होता है और कैसे वो दोनों एक दूसरे की पूरक साइंसेज हैं, दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री साइंसेज हैं. दिस मैटर वाज प्रेजेंटेड इन ए ऑर्गेनाइज्ड मैनर and he also tries to demonstrate the relation between the general geography and the regional geography in his book Geographia Generalis. In this book, which was got published in 1650, he tried to emphasize on general geography एंड रीजनल ज्योग्राफी. और बर्नार्ड वॉरेनिस का पर्टिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये व्यू था कि रीजनल ज्योग्राफी प्रोवाइडेड ए मैटर फॉर जनरलाइजेशन ऑफ द फिनोमिना टू द जनरल ज्योग्राफी. रीजनल ज्योग्राफी वो बेस प्रोवाइड करती है जिस बेस के आधार पे किसी फिनोमिना का जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो जनरल ज्योग्राफी के द्वारा किया जाता है. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव बिकम ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट वेदर ज्योग्राफी इज सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, वेदर ज्योग्राफी इज रीजनल ज्योग्राफी. सम ऑफ द स्कॉलर्स लाइक Humboldt, Rexel, they focused on systematic approach. They adopted systematic approach in their studies and they emphasized the use of systematic approach in geographical studies. On the other hand, some of the scholars like Glass, Hettner, Whittlesey, Koetske Spade, these were the scholars who favored that geography is regional geography. We should focus on the regions. We should focus on the areas, the mosaic of which creates the earth surface as a whole. ऐसे अक्षेत्र जिनका एक मिश्रण पूरी पृथ्वी का निर्माण करता है, उनके अध्ययन पे हमें फोकस करना चाहिए. So let's see how systematic geography works, how regional geography works, and then we will try to analyze that is there a dichotomy, is there a dualism, or they are the complementary to each other. Let's talk about systematic geography. It is an approach where each element is studied. Systematic approach में अंतर क्या है? Systematic approach में अंतर ये है कि इसमें एक एलिमेंट को लिया जाता है और जो टोटल डिफरेंशिएशन है एरियाज का, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसमें अंतर पाया जाता है, उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है. वही मैं दोबारा से अगर जो है बात करूं, इफ आई ड्रॉ अ डायग्राम, सॉरी ये डायग्राम मेरा जो है अर्थ सरफेस का, इट इज नॉट गेटिंग द ट्रू शेप ऑफ अर्थ सरफेस. This is not representing the true shape of Earth's surface because anyway. If I talk about the Earth's surface and we again take the example of temperature. So what is the distribution of temperature? Distribution of temperature says higher amount of insolation or the direct or vertical sun rays falls on the tropic of, on equator. So highest temperature is found around the equator. As we move towards pole from the equator, the sun rays become slanting, and due to the slanting nature of these sun rays, the temperature moving from equator towards the pole, it starts decreasing. और इसीलिए पूरी पृथ्वी पे 3 जोन्स का निर्माण होता है, एक टॉरिड जोन, एक टेम्परेट जोन, एक फ्रिजिड जोन.
So what we are doing in systematic approach, we are analyzing this phenomena. We are analyzing the distribution of temperature, and then we are explaining why the variation in the temperature of different areas on Earth surface is taking place. But what we are doing, we are going systematically. We are taking the entire Earth surface as a whole unit. It treats discipline as a science. सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की एक खास बात यह है, जो लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से ज्यादा थे, जिनका फोकस फिजिकल साइंसेज पे था, उन्होंने सिस्टमेटिक अप्रोच को अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये डिसिप्लिन, इट ट्रीट्स द डिसिप्लिन एज ए साइंस एंड इट इज कंसर्न विद फॉर्मुलेशन ऑफ लार्ज गवर्निंग स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन फीचर्स। कि हम एक लॉ फॉर्मुलेट करें। टेम्परेचर के केस में देखिए लॉ क्या है, angle of sun rays will affect the temperature of the area. Vertical the angle, higher will be the temperature. Slanting will be the angle, lower will be the temperature. This is the universal law. And formulation of such laws is the basic objective of systematic approach. And that law should be applicable at a universal level. पूरी पृथ्वी पे वो अप्लाई होता है। और आप देखते हैं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हुए तापमान उसी प्रकार से जो है वो कम होता है। तो वी आर वर्किंग ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। पॉपुलेशन की भी अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का भी जो कंसंट्रेशन है वो रिसोर्सेज पे, वहां के फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो प्लेन एरिया वहां ज्यादा है, पहाड़ी एरिया में जो है, पठारी एरिया में उससे कम है, पहाड़ी एरिया में उससे भी कम है, और जो डेजर्टिक एरिया वहां पे सबसे कम पाई जाती है। आप कहीं पर भी देखिए, आप एशिया में देखिए, आप अफ्रीका में देखिए, आप यूरोप में देखें, आप अमेरिका में देखिए, प्रेरी के मैदान में जनसंख्या पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। उत्तर भारत के मैदान में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन हाईएस्ट है। जो हमारा प्लेटो एरिया है वहां पे कंसंट्रेशन कम है, पहाड़ी एरिया में कंसंट्रेशन और कम है। सहारा के रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में, अटाकामा के रेगिस्तान में, गोबी के डेजर्ट में, मोजो डेजर्ट में, कहीं पर भी आप देखें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन सबसे कम है। दिस इज व्हाट और दिस इज हाउ द सिस्टमैटिक अप्रोच वर्क्स। इट पोस्टुलेट अ सेट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करती है कि प्लेन एरिया, मोर फेवरेबल कंडीशंस, मोर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। ये एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होगी, और सिस्टमैटिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, वी विल टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, we will confirm this hypothesis. Either this hypothesis will be incorporated or this hypothesis will be rejected by testing the empirical data. पूरे वर्ल्ड का डेटा पॉपुलेशन का हमने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद जो कंसंट्रेशन था, उस कंसंट्रेशन के बेस पे हमने डिसाइड किया कि हाँ, वास्तव में ये जो फैक्टर्स हैं ये पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन को प्रभावित करते हैं। सन रेज का एंगल, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को ग्लोबल लेवल पे प्रभावित करती है। सो दीज आर द लॉज दैट आर फॉर्मुलेटेड इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हियर दैट इट ट्रीट द डिसिप्लिन एज ए साइंस। वी वर्क्स ऑन यूनिवर्सलाइजेशन, वी वर्क्स ऑन जनरलाइजेशन। पर्टिकुलर एस्पेक्ट वो फिजिकल भी हो सकता है, वो ह्यूमन भी हो सकता है। मैंने दो की बात करी है, टेम्परेचर फिजिकल एस्पेक्ट है और पॉपुलेशन जो है वो ह्यूमन एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। इनमें से किसी भी एक एस्पेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं, एक ऑर्डरली मैनर में उसको हम जो है वो प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे जो जर्मन ज्योग्राफर रहे हैं 19th सेंचुरी के, उन्होंने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूट किया है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में उन्होंने जो है वो कंट्रीब्यूशन अपना दिया है, और इनमें से देखिए हम्बोल्ट की अगर बात करें तो हम्बोल्ट ने सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को, सिस्टमैटिक अप्रोच को प्रमोट किया है। कैसे? उनका जो ओपिनियन था, उनका ओपिनियन ये था कि पर्टिकुलर काइंड जो है फिनोमिना का, इट शुड बी स्टडीड सिस्टमैटिकली विद इंटररिलेशन इन द एरिया। ये कहते हैं कि उसको अध्ययन करना चाहिए, और क्षेत्रवार जो एक पैटर्न निकल कर आता है, जो एक एरियल पैटर्न निकल कर आता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पे जो इंटर रिलेशन है उसका दूसरे फैक्टर्स के साथ, उसके साथ अध्ययन करना चाहिए। हमने बात करी कि टेम्परेचर ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन कोस्टल एरिया में तो मॉडरेट पाया जाता है।
आइलैंड पे मॉडरेट पाया जाता है। क्यों? वो इंटर रिलेशन स्टडी करना चाहिए। और कॉस्मोस में इन्होंने यही किया कि इन्होंने फिजिकल जो फिनोमिना था वो जैसे एरिया में अरेंज था उसका अध्ययन किया, उसका बाकी फिनोमिना के साथ जो म्यूचुअल रिलेशन था उसको एनालाइज किया, और उन्होंने एक नेचुरल होल क्रिएट करने का जो है वो प्रयास किया कि प्रकृति में एकता है, यानी ये चीजें जो है वो सारी जगह एक समान रूप से अप्लाई होती है। और ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना का जो इंटर रिलेशनशिप है ये सिस्टमेटिक स्टडीज को ज्यादा इंट्रिंसिक बनाता है और नेचुरल होल को समझने में मदद करता है। देखिए, मैं अगर बात करूं अपने वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है पश्चिमी घाट की, तो वहां पे जो टेम्परेचर को का मॉडरेशन जो इफेक्ट है, सेम मॉडरेशन इफेक्ट जो है उत्तरी जो ईस्टर्न जो प्लेन है कोस्टल प्लेन वहां भी पाया जाता है। यही इंपैक्ट जो है वो सेंट लॉरेंस में भी पाया जाएगा, यही इंपैक्ट जो है वो आइवरी कोस्ट पे भी पाया जाएगा, यही इंपैक्ट मेडागास्कर में भी पाया जाएगा कि जो ओशियनिक इंपैक्ट है वो टेम्परेचर को मॉडरेट कर देता है। तो इंटर रिलेशन जो है फिनोमिना का सिस्टमेटिक स्टडीज को इंट्रिंसिक बनाता है और नेचुरल होल को अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए मददगार है। और बहुत सारी जो ब्रांचेज है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी की, जैसे हम्बोल्ट ने क्लाइमेटोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी, ये दो सिस्टमेटिक जो साइंसेज की जो ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी में उसको इंट्रोड्यूस किया। देन रेक्चेल जो है ये ह्यूमन ज्योग्राफी पे फोकस था। एंथ्रोपोज्योग्राफिया किताब इनकी जो है वो पब्लिश होती है, काफी पॉपुलर होती है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की संज्ञा भी जो है वो रेक्चेल को दी जाती है। तो इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के केस में सिस्टमेटिक अप्रोच को फेवर किया और इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे कल्चरल और नेचुरल फिनोमिना सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में इंटीग्रेट किया जा सकता है। देखिए, प्राचीन सभ्यताओं की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी सभ्यताएं, मैं फिजिकल और कल्चरल दोनों को मिला के बात करता हूं, नदी घाटियों में विकसित हुई है। नील नदी की घाटी की सभ्यता, टिग्रिस यूफ्रेट रिवर की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, टिग्रिस यूफ्रेट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन, सारी सिविलाइजेशन नदी घाटियों में विकसित हुई है। नदी घाटियां और मानव का निवास दोनों जो है वो सिस्टमेटिकली पाए जाते हैं। पूरी अर्थ सरफेस पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक रूप में पाया जाता है। और इन्होंने ही अटेम्प्टेड टू कॉम्प्रिहेंड द अर्थ एज ए इंटीग्रल होल, और एक होल के रूप में इसने कहा कि सारी जगह ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जो फिनोमिना का जो इंटर रिलेशन है ह्यूमन और कल्चरल का, ह्यूमन और फिजिकल का, वो एक जैसा है और प्राकृतिक एकता को स्थापित करता है। और बहुत सारे जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो सब फील्ड्स हैं वो इसकी बदौलत ग्रो करते हैं, जैसे जो जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, ये कुछ सिस्टमेटिक साइंसेज के डिसिप्लिन्स हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी में ग्रो करते हैं। दूसरी तरफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, ये सिस्टमेटिक साइंसेज की कुछ ब्रांचेज है। तो जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पूरी तरह से फिजिकल है, ह्यूमन ज्योग्राफी और सभी में काम करती है। अब जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का फोकस क्या है, लैंडफॉर्म्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मुलेशन, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट, ओशनोग्राफी ओशियंस, बायोजियोग्राफी प्लांट एंड एनिमल लाइफ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, पॉपुलेशन ज्योग्राफी सेटलमेंट, ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सेटलमेंट, इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट, अर्बन ज्योग्राफी डेवलपमेंट अर्बन, इवोल्यूशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। सारी की सारी सिस्टमेटिक ब्रांचेस एक फिनोमिना पे स्टडी करती हैं और पूरे वर्ल्ड में उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे फोकस होता है। Then now if we move towards regional geography, what regional geography do, what it does, it is treated as the core of geography। देखो, लैंडफॉर्म से रिलेटेड स्टडी तो जियोलॉजी भी कर लेती है, क्लाइमेट से रिलेटेड स्टडीज मीटियोलॉजी कर लेती है, तो ऐसी
इकोनॉमिक्स जो है वो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित अध्ययन कर लेती है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित अध्ययन डेमोग्राफी कर लेती है। लेकिन ज्योग्राफी में वो कैसे अलग होती है, कैसे वो ज्योग्राफी का हिस्सा बनती है, तो ये कहते हैं कि जो ज्योग्राफी का जो कोर है ना, इट इज रीजनल ज्योग्राफी। आइडिया किस पे बेस्ड है? अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इनटू मोजाइक ऑफ डिफरेंट रीजन्स। जब सिस्टमेटिक ज्योग्राफी में हम वो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो उस डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज क्लियर होकर आई कि रीजनल वेरिएशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। फिर से वही डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं, क्योंकि एक ही डायग्राम से अगर हम मूव करें तो समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, 3 जोन्स। तो रीजनल ज्योग्राफी यही कहती है कि अर्थ जो है ना, इट इज ए मोजाइक ऑफ डिफरेंट रीजन। टेम्परेचर का केस लेकर चल रहे हो ना, तो इन 3 जोन से मिलके पूरी अर्थ सरफेस की डेवलपमेंट हुई और ईच रीजन की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहां पे तापमान अधिक पाया जाता है, यहां तापमान मॉडरेट पाया जाता है, यहां पे तापमान लोवेस्ट पाया जाता है। हर एक रीजन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये फिजिकल और जो सोशल ऑक्यूपेशन है, जो सोशल ऑक्यूपाइंग है उस एरिया का, उसका परिणाम है। रीजनल ज्योग्राफी इन्हीं रीजन्स का अध्ययन जो है वो कहलाती है और ये क्या करती है, ये होल रीजन को डिवाइड कर देती है सर्टेन रीजन्स में। अर्थ सरफेस को डिफरेंट रीजन्स में, रीजन्स को डिफरेंट सब रीजन्स में, किस आधार पे? बेस्ड ऑन इंटीग्रल सिमिलैरिटी ऑफ सिंगल और मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के आधार पे ये अक्षेत्र का विभाजन कर अर्थ सरफेस को, एक पूरे रीजन को डिफरेंट रीजन्स में क्लासिफाई करने का काम करती है। होमोजीनियस रीजन होते हैं, एक एलिमेंट का बेस हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट का बेस हो सकता है। और हेटनर ने इसीलिए क्लेम किया था, हेटनर की जो ज्योग्राफी एज ए स्टडी ऑफ पोरोग्राफी है, उसमें उन्होंने क्लेम किया था कि ज्योग्राफी वाज इडियोग्राफी। ज्योग्राफी इडियोग्राफी के पर्टिकुलर फिनोमिना पे फोकस करती है, नोमोथेटिक नहीं है, ला फॉर्मिंग नहीं है, जनरल नहीं, इसका जो नेचर है। और वाइडल डी ला ब्लास ने 20वीं शताब्दी में रीजनल स्कूल फ्रांस में एक जो है वो डेवलप किया और उनका जो फोकस था रीजनल स्कूल का, वाइडल डी ला ब्लास का, वो था कि इंटर रिलेशन बिटवीन मैन एंड हिज सराउंडिंग, आदमी और उसका चारों तरफ का जो पर्यावरण है ना, इसके मध्य में जो संबंध पाया जाता है एक छोटे क्षेत्र में, एक स्मॉल होमोजेनियस रीजन में, उस इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करना जो है वो ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव है। और इसकी जो अप्रोच है वो रीजनल अप्रोच है और इन रीजन्स को इन्होंने पेज का नाम दिया। और ये ट्रेडिशन जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया, वाइडल डी ला ब्लास ने, ब्रून्स और डेमेंजिया ने इसको अदर जो पार्ट्स हैं वर्ल्ड के उसमें कैरी ऑन किया। हर्बर्टसन ने 1905 में 15 मेजर नेचुरल रीजन्स आइडेंटिफाई करे पूरे वर्ल्ड के। इन्होंने पूरे वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन, अब अगर हम बात करें कि रीजनल ज्योग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी अर्थ को रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं और उन रीजन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स एक या एक से ज्यादा समानताओं के आधार पे, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स के आधार पे और नेचुरल और जो कल्चरल एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, उनका जो सिम्बायोसिस है, उनका जो इंटर रिलेशन है, उसको एक्सप्लेन करना ज्योग्राफी है। 15 रीजन्स में इन्होंने डिवाइड किया अर्थ सरफेस को और उन्होंने रीइवैल्यूएट किया जो क्लाइमेट की रेगुलरिटीज पाई जाती है। फ्लूरे की अगर बात करी जाए, इन्होंने भी वर्ल्ड का रीजनल क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया और एनवायरमेंट रेस्पॉन्स टू ह्यूमन एफर्ट, आदमी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पे पर्यावरण का क्या रिस्पॉन्स होता है, दैट वाज द बेस बिहाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड इनटू डिफरेंट रीजन्स बाय फ्लूरे।
आर्नस्टीड ने 1916 में ज्योग्राफिक रीजन्स बेस्ड ऑन फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स क्लासिफाई करे। विटलसे ने कॉम्पेज का एक जो है वो कॉन्सेप्ट दिया, और कॉम्पेज में इन्होंने कहा कि कॉम्पेज क्या है, इट इज यूनिफॉर्म रीजन है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां समानता है, किसमें, जहां पे सारे फिजिकल, बायोटिक और ह्यूमन एनवायरनमेंट दे आर फंक्शनली एसोसिएटेड, वो एक दूसरे से काम करने में, एसोसिएशन में काम करते हैं और ह्यूमन ऑक्यूपेंट्स को प्रभावित करते हैं। और वर्ल्ड को इन्होंने 13 एग्रीकल्चरल रीजन्स में डिवाइड किया और हर एक रीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि इन क्षेत्रों में इन कारणों से इस क्षेत्र को ये नाम दिया जाता है। नोमैडिक रीजन कहा इन्होंने, जहां पे लोग पशुपालन में और चलवासी पशुचारण में बात करते हैं। ये संसार के अनेक हिस्सों में पाया जाता है और उन हिस्सों में फिजिकल, बायोटिक और ह्यूमन एनवायरनमेंट तीनों का मिला जुला प्रभाव है ह्यूमन ऑक्यूपेंट पे। सस्टेनेंस एग्रीकल्चर किन क्षेत्रों में विकसित होती है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स के आधार पे इन्होंने जो है वो रीजन्स को डिलिनिएट किया और डिलिनिएट करने के बाद 13 एग्रीकल्चर रीजन में अर्थ को क्लासिफाई किया। कंपैरिजन देखिए, अब यहां तक तो हमारी बात थी कि एक तरफ हमने सिस्टमेटिक अप्रोच जो ज्योग्राफी है, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी को हमने जो है वो स्टडी किया, एक तरफ हमने रीजनल ज्योग्राफी को स्टडी किया। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दिस, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी डील्स विद यूनिवर्सल लॉ। दोनों में बेसिक डिफरेंस किस चीज का है, ये यूनिवर्सल लॉज की फॉर्मुलेशन पे काम करती है, जेनरिक कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट पे काम करती है। रीजनल ज्योग्राफी सिंथेटिक बाय नेचर है, सिंथेसाइज करती है, यूनिवर्सल लॉ डेवलप नहीं करती। सभी जो डिसिप्लिन्स है उन डिसिप्लिन्स को मिला के एक रीजन का निर्माण कैसे होता है इस पर फोकस। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी एनालिटिकल है, एनालाइज करती है। रीजनल ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव है, रीजनल ज्योग्राफी का जो नेचर है वो डिस्क्रिप्टिव है, स्पेशलिटीज पे बात करती है। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी होल वर्ल्ड एक सिंगल यूनिट के तौर पे लेके चलती है, और जो रीजनल ज्योग्राफी है वो डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ सरफेस पे फोकस करती है। एक सिंगल एलिमेंट का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, दूसरा एक रीजन में डिफरेंट एलिमेंट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करती है। एक जनरल लॉ फॉर्मुलेट करती है, जनरलाइजेशन करती है, दूसरी एक सिंथेसिस की बात करती है कि फिजिकल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। एक पूरी दुनिया को यूनिट मान के चलती है, एक उस यूनिट को अलग अलग भागों में डिवाइड करके उनका डिटेल्ड जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड करती है। एक एनालिसिस पे डिपेंड फोकस करती है और दूसरी जो है वो स्पेशलिटीज पे फोकस करती है। इफ वी इवेलुएट वेदर दिस डायक्टोमी लाइज और नॉट, देखिए साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, ज्योग्राफर्स का, स्कॉलर्स का के दो ग्रुप है। एक ग्रुप फेवर करता है कि ये ड्यूअलिज्म एग्जिस्ट करता है क्योंकि एग्जिस्ट किया था तभी हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक जस्टिफाई करता है कि ऐसा कुछ जो है वो नहीं पाया जाता है। बीजीएल बेरी, अमेरिकन ज्योग्राफर, ये कहते हैं कि जो सारे ऑब्जेक्ट है ना अर्थ सरफेस पे, चाहे ह्यूमन है चाहे नेचुरल है, उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अपनी विशेषताएं हैं उनकी जो उनको दूसरों से अलग करती है। और दूसरी तरफ ये जो विशेषताएं हैं ना, इन विशेषताओं को कुछ हिस्सा बाकी चीजों के साथ भी मेल खाता है। टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, है ना, हमने बात करी टेम्परेचर और क्लाइमेट की। एक एरिया में हम बात करते हैं और क्लाइमेट पे हम ये कहते हैं कि एक एरिया की जो क्लाइमेट है वो फंक्शन है टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर इट इज ए फंक्शन ऑफ इंसोलेशन, प्रेसिपिटेशन इट इज द फंक्शन ऑफ इवेपोरेशन, बट इवेपोरेशन इज ए फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया। यही बात बीजीएल बेरी कहते हैं। ये कहते हैं कि हर एक टेम्परेचर इज ए यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स
of its own. Precipitation is a different type of phenomena of its own. But दोनों में किसी एक जगह पे जाके दोनों में कहीं ना कहीं समानताएं जो है, जो इक्वलिटीज हैं, वो देखने को मिलती है। तो रीजनल ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी जो बात करती है, वो बात जनरल ज्योग्राफी कहती है कि कुछ चीजें स्पेशल है, रीजनल ज्योग्राफी कहती है कि स्पेशलिटी में स्पेशियल वेरिएशन है और ये दूसरी चीजों के साथ संबंधित पाई जाती है। तो दोनों किसी ना किसी एक जगह पे समान भी हैं, एक दूसरे से अलग भी। अनुचिन ये कहते हैं जनरल और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ना एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, म्यूचुअल है और इंटरप्रिटेटिव है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन, इन जनरल इंसोलेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर को भी प्रभावित करता है। दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है। ये टॉरिड रीजन है, ये टेम्परेट रीजन है, ये फ्रिजिड रीजन है, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ तापमान ज्यादा, यहाँ तापमान मॉडरेट है, यहाँ पे तापमान जो है वो कम पाया जाता है। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? यहाँ पे तापमान का कम पाया जाना और यहाँ पे तापमान का अधिक पाया जाना क्या अलग अलग कारकों की देन है? नहीं, सेम फैक्टर इज अफेक्टिंग, सेम फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हायर एनर्जी इन टॉरिड जोन and concentration of lower energy in frigid zone. So they are not independent of them. एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, म्यूचुअल है दोनों। इंटरपेनिट्रेटिव है, पेनिट्रेशन होता है, यहाँ की ठंडी हवाएं इधर आती हैं, यहाँ की गर्म हवाएं इधर जाती हैं, यहाँ के गर्म पानी की जल की धाराएं इधर पहुंचती हैं, इसकी ठंडे जल की धाराएं यहाँ। इंटरपेनिट्रेटिव है, पेनिट्रेट करते हैं दोनों एक दूसरे में। और जनरल पर्टिकुलर बन जाता है, पर्टिकुलर जनरल बन जाता है। तो दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसा अनुचिन कहते हैं। और फिर वर्निश की बात करी जाए, जहां से ये झगड़ा शुरू हुआ था, तो ये कहते हैं कि जनरल ज्योग्राफी वर्निश की जो थी ना, इट वाज फॉर्मुलेशन कंसर्न विद द फॉर्मुलेशन ऑफ जनरल लॉ प्रिंसिपल जेनरिक कॉन्सेप्ट, जनरल ज्योग्राफी में बात होती है। स्पेशल ज्योग्राफी में ये कहते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो सेंसेस से हम करते हैं, उसकी एक्सपीरियंसेस के बेस पे जनरल ज्योग्राफी काम करते हैं। और वेरनिस एक्सप्लेन करते हैं कि स्पेशल ज्योग्राफी का, रीजनल ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है ना, वो गवर्नमेंट और कॉमर्स के लिए बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट के लिए और व्यापार के लिए, दो के लिए जनरल ज्योग्राफी सॉरी पर्टिकुलर ज्योग्राफी या रीजनल ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। लेकिन फील्ड ऑफ स्टडी के जो फंडामेंटल्स है ना, उनको ये इग्नोर कर देती है और इन्हीं फंडामेंटल्स को इंक्लूड करता है जनरल ज्योग्राफी और उनकी यूटिलिटी पे बात करता है कि इनकी यूटिलिटी मैक्सिमम कहां हो सकती है। और फिर अगर मैं बात करूं कि स्पेशल ज्योग्राफी और जो जनरल ज्योग्राफी है, ये डायकोटोमी नहीं है, ये दो म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स हैं होल के। होल मतलब साइंस, साइंस की ये दो अप्रोच है और दोनों अप्रोच एक दूसरे की पूरक है। और जनरल ज्योग्राफिया में, ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट में भी जो है बर्नार्ड वर्निस यही बात कहते हैं कि जो स्पेशल ज्योग्राफी है वो स्पेसिफिक रीजन्स में जो इंटर रिलेशनशिप है मैन एनवायरनमेंट का, उसके बेसिस पे जो अध्ययन करती है, इन अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन के आधार पे जनरल ज्योग्राफी को वो सब्जेक्ट मैटर मिलता है जिसके आधार पे वो जनरलाइजेशन कर सकती है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, ऐसा बर्नार्ड वर्निस कहते हैं। और मेरा अपना भी यही मानना है कि ड्यूअलिज्म डिकोटोमी जो है वो नहीं है। हाँ, दो अप्रोच है, अध्ययन करने के तरीके अलग हैं, लेकिन अध्ययन वो उन्हीं चीजों का करती हैं, दोनों अध्ययन एक ही चीज का करती हैं। टेम्परेचर का जब एक पार्ट लेके जब हमने जनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखा और उसके बेसिस पे रीजन फॉर्मुलेट हुए, उन्हीं रीजन्स का डिटेल्ड एनालिसिस जनरल ज्योग्राफी, पर्टिकुलर ज्योग्राफी जो है वो करती है। और शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इंडिविजुअल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट यूनिवर्सल
एंड यूनिवर्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडिविजुअल। ये रीजन्स हैं, उसी से अर्थ का निर्माण हुआ है और अर्थ है इसी से इन रीजन्स का निर्माण हुआ है। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। रीजनल ज्योग्राफी भी जनरल ज्योग्राफी भी दोनों एक दूसरे को जो है वो हेल्प करती हैं। और अगर हमें होल को समझना है, पूर्ण को समझना है, तो हमें इन दोनों अप्रोच को एक साथ लेकर जो है वो चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन ऑन डायक्रोटोमी बिटवीन रीजनल एंड जनरल ज्योग्राफी। So I again request you all to please, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने बाकी साथियों के साथ इन वीडियोस को जो है वो शेयर जरूर करिए ताकि बाकी तक भी जो है ये बेनिफिट पहुंच सके। और बहुत सारी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ज्योग्राफी के अवेलेबल हैं इस चैनल में। आप उनको एक्सप्लोर करिए, स्टडी करिए and get benefited and best of luck for your exams. Thank you very much for joining me on this discussion.